ये वाला सवाल करता हूं, सुनो ध्यान से, है ना। इसमें पहली बात तो ये मुद्दा है कि मुझको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए कहां पे है। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही mg लग रहा होगा। सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्यों है, पहले क्यों सेंटर ऑफ मास पढ़ाया गया, उसकी वजह यही है ना भाई। आज सेंटर ऑफ मास मतलब हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि पहले हम इसको यूज करेंगे, वहीं पे हमारा mg लगेगा। क्या लगेगा, mg। तो mg लगता है अब ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास बेस से h/3 पे होता है। ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास बेस से h/3 की हाइट पे होता है। मतलब अगर मैं यहां से कोई एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूं, ये हाइट है मेरी, इसको मैं बेस मान लेता हूं, हाँ ये वाली बेस मान लूं, तो यहां से h/3 की हाइट पे कहीं यहां पे कहीं पे mg लग रहा होगा मेरे पास। ऐसा होगा तो मैं पहले Fnet की बैलेंसिंग कर लूंगा और इक्वेशन लिखूंगा T1 प्लस T2 इक्वल टू mg। अब यहां से ये कुछ दूरी होगी मेरी, इस दूरी को मैं मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं, x। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे टॉर्क बैलेंसिंग कर लूं, इसी पॉइंट पे, इसको P पॉइंट बोल देता हूं, अगर इस पॉइंट पे टॉर्क बैलेंसिंग कर लूं तो टॉर्क अबाउट P शैल बी 0। पहले Fnet 0 कर लिया, पहले Fnet 0 और नेट टॉर्क 0, यही तो करना है भाई अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी तो, है ना। तो अब उस पॉइंट पे अगर नेट टॉर्क 0 करूंगा तो T1 का 0, इसके लिए परपेंडिकुलर दूरी x है, तो मतलब mg इंटू x शैल बी इक्वल टू, क्योंकि ये घुमा रहा होगा क्लॉकवाइज, ये घुमा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। mg घुमाएगा क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट, है ना, ये ऐसे घुमा रहा होगा, तो mg इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमा रहा है, T2 घुमा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और T2 के लिए परपेंडिकुलर दूरी P से A है, तो मतलब T2 इंटू A। यहां से T2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, T2 की वैल्यू होगी mg x अपॉन A। T2 की वैल्यू आ गई तो T1 पुट कर लेंगे। तो बेसिकली क्या निकालना है, x। क्या निकालना है, x। निकालना क्या है, x, और तो कुछ करना ही नहीं है, तुम फील कर पाओ तो काम यही है ना, कि हम लोग को काम करना है, x निकालना है और कुछ नहीं है। x की वैल्यू h/3 नहीं है भाई, h, और पहली बात तो h भी नहीं पता h क्या है। हाँ x की वैल्यू h/3 है तो h क्या है, h भी नहीं पता, तो वो भी निकालना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री, और तो कुछ है नहीं, ज्योमेट्री का काम है। ऐसे डायग्राम बना देता हूं, देख लो ध्यान से, है ना। ये आई ऐसे, ये गिरा, ये बेस है ना, यहां से ये वाली हाइट h/3, ऐसे ही तो है डायग्राम, ऐसे ही कुछ है ना, ध्यान से देख लो। तो ये वाला ऐसे ही है। अब देखो इधर एक और ट्रायंगल है, ये P है, ये वाला है अपना, मैं एंगल्स निकाल लेता हूं कुछ कुछ, देखो ये वाला है अपना 45 डिग्री, ये 90 है ना पूरा, यहां पे 90 था, तो इसको बाइसेक्ट किया तो 45 आ गया। ये वाला 45 है, ये वाली हाइट A है, और ये पूरी लेंथ h है, जो हाइट है, ये पूरी लेंथ h है, राइट। ये h लेंथ है, तो फिर भाई h होगा कितना, ये a है, ये वाला बेस है, तो h होगा a cos 45 मतलब a/√2। h है a cos 45 मतलब a/√2। डन भाई। ये a, ये 45 डिग्री और ये वाली हाइट है ना, तो बेस की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, तो h की वैल्यू लिख ली मैंने a/√2, राइट। जब ये a/√2 आ गई तो मैंने कहा ये वाली हाइट यहां से लेके यहां तक, ये सेंटर ऑफ मास, मतलब ये वाला पॉइंट P है, P से लेके सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, P से सेंटर ऑफ मास की दूरी होगी 2h/3, पूरा h है, ये h/3 तो ये 2h/3, ये 2h/3 तो h की वैल्यू वो है 2a/3√2, P से लेके सेंटर ऑफ मास की दूरी। ज्योमेट्री आंसर निकालना है और कुछ है नहीं। अब ऐसे मत देखो मुझको, है ना, आंसर निकालना है ना, तो भाई कंपोनेंट लेंगे, काम करेंगे, और कुछ नहीं है। अब देखो इधर वापस, है ना, इसके बाद क्या करना है कि भाई अब ये P सेंटर ऑफ मास आ गया, ये वाला एंगल पता है मुझे 45 है, ये वाला 45 है, तो अब ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये वाला एंगल 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस होगा हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, मतलब x की वैल्यू है PCUM की दूरी इनटू cos 45, मतलब 1/√2, तो इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2a/3√2 इंटू 1/√2।
अब ये बन जाएगा 2 ने 2 को मार दिया तो आंसर आ गया a/3। तो x की वैल्यू a/3 है, यहाँ पे पुट कर दी मैंने, तो ये आंसर आ गया mg/3। इसकी वैल्यू mg/3, तो t1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 mg/3। पक्का? हाँ, x इज a/3, बिल्कुल सही बात है ना। आसान काम है। सिमिलर ट्रायंगल्स, अब एक और का तरीका कर सकते थे, मैं बताऊं, सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते थे, सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते थे, मैं वही बता देता हूं, है ना। एक इधर P, एक ये वाला पॉइंट मान लो Q, एक ये वाला पॉइंट मान लो R, और ये वाला पॉइंट मान लो वहां S। तो एक ये वाला ट्रायंगल PCOMS वाला और एक PQR वाला, दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे तुम्हें दो ट्रायंगल्स मिलेंगे जो सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, है ना। एक PCOMS वाला और एक PQR वाला, दो ट्रायंगल सिमिलर, उनसे भी हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, है ना। मैं बना देता हूं, PQR ये 90 है, और फिर एक PS और फिर सेंटर ऑफ मास ये वाला, ये भी 90 है ना। और P और S की वैल्यू चाहिए, मतलब ये x है, P और Q की वैल्यू h है, यही तो है ना। और P और R नहीं, हाँ P और R की वैल्यू a है, और क्या चाहिए मुझको, P और सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है h/3, ये वाली वैल्यू P और सेंटर ऑफ मास की है ना। हाँ डन। अब सिमिलर ट्रायंगल्स लगा के हम काम कर सकते हैं इसमें भी। SCUM, अब मुझे x है, ये वाला h है, ये वाला a है, h/3 है। सिमिलर ट्रायंगल निकाल के वापस काम कर सकते हैं, और हम लोग x निकाल सकते हैं यहां से। पक्का? डन। आ जाओ आगे बात करें। हाँ, एक तो ये तरीका है ना, आसान, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पे, तो पहली बार में नजर आ गया था क्या कि ये वाले हाइट h है, ये वाला होगा 2h/3, तो पहले h निकाल लो, फिर 2h/3, फिर कंपोनेंट तोड़ लेंगे cos 45, है ना। वो विजुअलाइज करना, ये वाला विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, मैंने बताया नहीं, हाँ मैंने कहा कि भाई मतलब पहली बार में ऐसा नहीं किया, सीधे सीधे भी कर सकते थे वैसे। आगे बढ़ो, एक और सवाल दे रखा था। क्वेश्चंस को ट्राई करो जो आप लोग को होमवर्क पे दे रहे हैं, है ना। मतलब क्वेश्चंस को ट्राई करो, नहीं तो फिर कोई फायदा है नहीं इस चीज का, कोई फायदा नहीं है आप क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करते हैं। मतलब ये तो वही वाली बात आ गई, हर दिन मैं आऊंगा, हर दिन आके मैं सवाल लेके चला जाऊंगा, मैं अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस पेपर देने में नहीं जा पाऊंगा, पेपर देने तुम लोग नहीं जा पाऊंगा, बस यही बात है। नहीं तो मैं तो आके अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा रिविजन हो रहा है, मेरा रिवीजन हो रहा है ना। तुम नहीं होते तो मैं सब भूल जाता। हाँ मैं अपना रिवीजन करने थोड़ी आ रहा हूं भाई, इतनी चिंता मत करो मेरी। अगेन यू हैव अ क्विज। मैं पहले बाकी लोग को बता चुका हूं, आपकी वापस क्विज है सैटरडे को, जो भी मैं आज और कल पढ़ा लूंगा उसके बेसिस पे वापस क्विज है ना सैटरडे को, तो ध्यान से। ऑब्वियसली जो भी रोटेशन में पढ़ा चुके हैं सारा मिला के आएगा। अरे पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो सब तो एक ही बात है। आओ आगे बढ़े। एक और सवाल वही बनाता हूं मैं, लॉर्ड वाला। डेटा मुझको बता देना, शायद डेटा में थोड़ा बहुत फेर बदलो, तो जहां तक मैं तो वही लेता हूं कि भूलू ना, इसलिए। (53 डिग्री ये वाली 2, इसका मास 50 किलो लिखा इधर, इसका मास 20 kg और लेंथ है 10 मीटर। यही है, कोई चेंज तो नहीं। पक्का? हाँ हाँ आ जाओ आगे।
डन। अब सुनो, काम करना शुरू करते हैं। मुझे बोला गया था N1 N2 और फ्रिक्शन निकालना है। क्या क्या निकालना है? N1 N2 और फ्रिक्शन, ऐसी बातें हैं। तो आओ काम करना शुरू करते हैं, है ना। पहले डायग्राम्स बना लूं। यहाँ पे लग रहा होगा 50 kg की वजह से, नीचे लग रहा होगा mg मतलब 500 न्यूटन। 10 मीटर के सेंटर पे, 10 मीटर का सेंटर होगा 5 पे, 5 मीटर पे 20 kg की वजह से लग रहा होगा 200। यहां पे एक और लग रहा होगा 200 न्यूटन। क्या लग रहा होगा? 200। डन। अब सुनो, है ना। अब इस वाले पॉइंट पे ऊपर के साइड एक लग रहा होगा N1 मान लिया, है ना। इधर एक फ्रिक्शन F लगना चाहिए और इधर एक नॉर्मल लग रहा होगा N2। कोई भी N1 N2 मान लो, है ना, वो तो नाम है बस, और कुछ है नहीं, है ना। इधर N1 इधर F इधर N2, ऐसी बातें होती होंगी। अब ये वाली दूरी होगी 5 पे, कितने पे होगी? 5, बस इतना है जो सेंटर लग रहा है ना। अब वापस क्या करना है? एफ नेट बैलेंसिंग करनी है और फिर नेट टॉर्क बैलेंसिंग करनी है। इतना ही काम करना है, एफ नेट बैलेंसिंग, नेट टॉर्क बैलेंसिंग। और मैंने बताया भी था एफ नेट बैलेंसिंग कर रहे हैं तब तो कितना, 500 और 200 हो गया 700, है ना। तो 700 इक्वल टू N1, यही तो होगा। 700 इक्वल टू N1, है ना। और इधर F इक्वल टू N2। अब ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये नहीं पता, क्योंकि फ्रिक्शन है स्टैटिक, फ्रिक्शन है स्टैटिक। F की वैल्यू म्यू एन मत लिख देना सीधे। पहली बात तो म्यू भी नहीं पता, तो वैसे ही बचे हुए हैं। लेकिन अगर म्यू की वैल्यू दे रखा होगा, क्योंकि बहुत बार सवालों में म्यू की वैल्यू दे देते हैं, तो लोग तुरंत म्यू एन लिख देते हैं फटक से। एन पता है, म्यू पता है, निकाल लो वैल्यू, पता ही है। वो पता है तो N2 पता है। लोग कहते हैं सर रोटेशन का थोड़ी सवाल है, NLM का सवाल है। नहीं भाई, वो स्टैटिक है। स्टैटिक है तो पता नहीं है, वो ध्यान से, है ना। ऐसी ही बातें करते हैं वो लोग, कुछ है नहीं। तो अब देखो, ठीक, तो अब मैं बोला टॉर्क बैलेंसिंग कर लेते हैं। टॉर्क बैलेंस करते समय मैंने बताया था कि ऐसी जगह पे बैलेंस कर लो जहां पे सबसे ज्यादा फोर्सेस आ रहे हैं और जो नहीं भी पता। कहां पे अब ज्यादा फोर्सेस आ रहे हैं? ग्राउंड के इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, क्योंकि एक नॉर्मल भी लग रहा है, एक फ्रिक्शन भी लग रहा है। जैसे ही मानोगे दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे। और ये 500 और 200 दोनों एक ही साइड घुमा रहे हैं, N2 उल्टा घुमा रहा है। 500 और 200 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, N2 क्लॉकवाइज घुमा रहा है। राइट, तो उन दोनों के बैलेंस करना है टॉर्क, और कुछ करना नहीं है। तो मैं लिख लेता हूं, है ना, 200 का लिखता हूं टॉर्क। इस पॉइंट को P मान लेता हूं वापस। टॉर्क अबाउट P शैल बी 0। एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ, क्लॉकवाइज वाले को एक साइड। पहले N2 वाले को लिख लेता हूं, N2। परपेंडिकुलर दूरी ये वाली है N2 के लिए। अगर ये परपेंडिकुलर दूरी है तो वो होगा 10 मीटर 10 sin 53। sin 53 की वैल्यू होती है 4/5। sin 53 की वैल्यू 4/5, तो मतलब 4/5 इंटू 10 करूंगा तो यह आ जाएगा 8 मीटर। कितना आ जाएगा? 8 मीटर। डन है ना। ये 8 आ गया, तो मतलब N2 इंटू 8 इक्वल टू, अब पहले 200 का लिखता हूं, ये वाला 5 है तो 5 cos 53, है ना। तो 200, ये वाली लेंथ 5 है ना, तो 5 cos 53, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दूरी है मेरे लिए। इसके लिए ये वाली परपेंडिकुलर दूरी है, और इस वाले के लिए ये वाली परपेंडिकुलर दूरी है ना। तो ये 5, तो 5 cos 53, cos 53 की वैल्यू वापस क्या नाम है 4/5, 3/5 सॉरी। cos 53 की वैल्यू 3/5, 5 ने 5 को मार दिया, 3 बच गया, प्लस, है ना, उधर 500। अब वो वाली दूरी बचेगी 8, ये 10 था, ये 2 है, तो ये वाला बचा 8, है ना। तो 8 cos 53, cos 53 की वैल्यू वापस 3/5, तो 8 इंटू 3/5। चमका ही नहीं, 100%। सर सेंटर ऑफ मास एंड मैन के बीच में टॉर्क क्यों नहीं निकाला? अरे दोनों का ही तो निकाल रहा हूं मैं। सेंटर ऑफ मास का भी निकाल रहा हूं, मैन का भी टॉर्क निकाल रहा हूं, दोनों का ही तो निकाल रहा हूं मैं। आलोक, टॉर्क तो सबका ही लग रहा है, एक N2 का भी तो लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, P पॉइंट के अबाउट। आलोक, है ना। हाँ, अब 5 ने तो काटा पिटी मचाई, ये बच गया 500, अरे 100 बच गया, है ना। तो 8 N2 इज इक्वल टू 3 2 हो गया 600, 600 और ये हुआ 24, तो मतलब ये हो गया 3000। सही कह रहा हूँ शायद, जोड़ लेना, देख लेना। 3000 है ना। तो N2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3000/8,
375 न्यूटन। देख लो टॉर्क इक्वेशन रिपीट कर दो, रिपीट कर देते हैं भाई टॉर्क की इक्वेशन। देखो है ना, n2 इंटू 8 भाई n2 है, इससे अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये n2 से और इनके बीच में दूरी 10 है, ये 53 है, तो ये होगा 10 sin 53। 10 sin 53 इसका मतलब है 10 इंटू 4/5, तो वो 8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 8 है ना। अब इसके लिए ये वाली दूरी है 5, तो 5 cos 53, cos 53 की वैल्यू होगी 5, इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ब्लैक से लिखता हूं तो दिखाई दे रहे शायद अलग अलग कलर्स। 5 इंटू cos 53 मतलब हमारे पास, हेलो क्या हो गया भाई? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आपकी आवाज। बीच में रह गया था, नेट रह गया था बीच में। हाँ अब सही है, हाँ बीच में नेट रह गया था भाई। इधर देखो सुनो, ये n2 इधर, n2 से इधर परपेंडिकुलर दूरी ये वाली 8 है ना, तो 10 इंटू 4/5 ये तो 2 बच गया है ना, तो 4 2 से 8। उसके बाद ये वाला 5, तो 5 cos 53 है ना, cos 53 की वैल्यू तोड़ी और फिर काम किया मैंने। 5 इंटू अपना क्या नाम है 3/5, तो वो 3 बच गया इधर, राइट। 5 इंटू इधर लिख रहा था मैं, ये 3/5। डन। हाँ और कोई पक्का? डन, आ जाओ है ना, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ सुनो, आगे बात करें। सुनो सर टॉर्क, अरे यार अभी तो बताया था टॉर्क वाला है ना, उस समय तो तुम लोगों ने पूछा नहीं। हेलो अगले सवाल में देखना वापस, इधर देखो एक और सवाल। एक इधर रॉड है, उसको मैंने इधर एंड से एक रस्सी लेंथ बांधी T1 है ना, एक इधर बांध दी मैंने T2, ये वाली दूरी है L/6 राइट। इसका मास है m, कितना है m, तो बोला गया फाइंड T1 एंड T2। चलो ट्राई करो, फाइंड T1 एंड T2। फटाफट, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो है ना। नेट फोर्स बैलेंसिंग वापस और टॉर्क बैलेंसिंग खत्म, और कुछ है नहीं। पूरी रॉड की लेंथ L है, पूरी रॉड की लेंथ L है। नेट फोर्स बैलेंस करो, नेट टॉर्क बैलेंस करो फटाफट, चलो। नेट फोर्स बैलेंसिंग और नेट टॉर्क बैलेंसिंग फटाफट, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। 10 न्यूटन
इधर एक और फोर्स 10 न्यूटन का, हॉरिजॉन्टल से एंगल है 37 डिग्री का। यशस्वी आप पढ़ लें, जिनको पढ़ना है वो पढ़ लें, है ना। ये लेंथ है 10 मीटर का। फटाफट ये वाला काम करते हैं पहले, फिर उसके सवाल की बात करता हूं यहाँ पे क्या निकालना है। इस वाले सवाल में बहुत ही आसान है ना कि भाई T1 प्लस T2 इक्वल टू mg। आसान काम है एकदम ही, है ना। सेंटर पे लग रहा होगा mg, किसी भी एक पॉइंट पे टॉर्क बैलेंसिंग कर लेते हैं और तो कुछ है नहीं, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि T2 पे टॉर्क बैलेंसिंग कर लेता हूं P पॉइंट पे ही। तो टॉर्क अबाउट P शैल बी 0। अगर टॉर्क अबाउट P शैल बी 0 तो कोई दिक्कत नहीं है ना। L/2 में से L/6 माइनस कर लेता हूं मैं, ये वाली लेंथ निकालनी है क्योंकि ये पूरी दूरी L/2 की होगी। तो L/2 में से L/6 माइनस, राइट। तो ये 3 और फिर 3 माइनस क्या नाम है L, तो 2L/6 मतलब ये आएगा L/3। चमक रही है बात क्या कर रहा हूं मैं, है ना। ये पूरी लेंथ L/2 होगी, mg से लेके यहां तक की दूरी L/2 है ना। L/2 में से L/6 गया तो L/2 माइनस L/6, राइट। तो ऐसा काम किया मैंने, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 और ये 2 बचा तो 2L/6, तो L/3 आ गया आंसर। अब मैंने बोला कि mg इस साइड घुमाएगा और T1 उल्टा घुमाएगा, तो पहले mg की वैल्यू लिख लेता हूं, mg इंटू ये वाली दूरी है L/3 इक्वल टू, अब T1 से लेके यहां तक की L में से L/6 माइनस कर लो, मतलब 5L/6, L माइनस L/6 तो 5L/6 बिल्कुल। तो T1 इंटू 5L/6 है ना। L और L मर गए, अरे सॉरी ये वाला, और 3 और 6 मरेगा तो 2। तो T1 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2mg/5। T1 की वैल्यू 2mg/5, तो T2 की वैल्यू है ना 3mg माइनस 2mg/5, तो 3mg/5। चमक रही बात, बिल्कुल सही बात है ना। बहुत बढ़िया मेगा, है ना, सही आपका तो बहुत बढ़िया। साथ साथ ट्राई करोगे तो होगा, है ना। बैठ के टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं होगा, बैठ के टाइम पास करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप साथ साथ कोशिश करेंगे तो होगा, है ना। गर्वित का भी आंसर आ गया था, मेगा का भी सही है, बहुत बढ़िया। दिव्या आपने आंसर 3mg बताया, 3mg तो कोई पॉसिबल ही नहीं है यार। अगर एक ही 3mg हो गया तो T1 निगेटिव है, अगर एक ही 3mg तो T1 निगेटिव है ना। T1 निगेटिव तो मामला फंस गया, डन, हाँ। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर T2 ही लोग बता रहे हैं T2 3mg है, अगर ये 3mg हो गया तो फिर भाई T1 निगेटिव, T1 निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ऊपर ही लग रहा होगा। निगेटिव मतलब डायरेक्शन उल्टा है। ओरिजिन कुछ भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तो ओरिजिन यहाँ पे मान के किया है मैंने। टॉर्क में कहीं से भी कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट आंसर सेम आना चाहिए। नेट टॉर्क शैल बी 0 हर पॉइंट के अबाउट। सेकंड में क्या फाइंड करना बता रहा हूं, है ना। अगले इस सवाल में यह है कि बोला गया फाइंड मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन find magnitude and point of application of third force so that system is in equilibrium. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सारा का सारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सर T1 इंटू 5/6 कैसा है, देखो ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी, बाकी लोग उसको ट्राई करें, जिसको इसमें डाउट है वो पूछ लें ना। T2 से लेके यहां तक की दूरी पूरी लेंथ L है, L में से L/6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5L/6। हेलो, तो टॉर्क लिखा T2 के अबाउट, P पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, तो T1 इंटू परपेंडिकुलर दूरी 5L/6 लिखा, राइट। और किसी को कोई डाउट? T2 ओरिजिन माना है मैंने, ये वाला मेगा,
T1 नहीं, मेगा T2 ओरिजिन मांग के किया यहाँ पे। एक्चुअली में ओरिजिन नहीं होता है ना, बेसिकली उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे ओरिजिन नाम की चीज नहीं है ना, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, बेसिकली ये वाला फंडा है। मेगा समझ गई बात? ओके हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बोला हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन देने का सिग्निफिकेंस क्या है कि mg का रोल नहीं आ रहा। किसका नहीं आ रहा? mg का, है ना, mg का कोई रोल नहीं है। फिर बोला एक 10 न्यूटन इधर है, एक 10 न्यूटन उधर है, एंगल पे लग रहा है बोला 37 डिग्री, 10 मीटर की रॉड है। बोला गया फाइंड मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो क्या मैग्नीट्यूड हो, क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो थर्ड फोर्स का, वो पूछा गया। दो बातें फटाफट। ओके कवित कुछ आंसर बता रहे हैं, देखता हूं। जिसका नेट नहीं चल रहा भाई वापस रिकनेक्ट करके देख लो एक बार, ना हो तो क्या कर सकता हूं मैं। बाकी लोग ट्राई करो, कोई और भी है तो। कहाँ लगेगा गवे तो 20 न्यूटन आंसर बताया तो पक्का ही गलत है, क्योंकि कहाँ लगेगा ये तो बताओ, है ना, और 20 न्यूटन तो पक्का ही गलत लग रहा है। फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऐसे तो जुड़ नहीं सकते, सिंपली डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते ना। फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल जोड़ थोड़ी लेंगे कि 10 और 10 20 हो गए। हाँ आओ सुनो इधर देखो, कंपोनेंट तोड़ लें पहले, इस 10 न्यूटन को ऊपर की तरफ तो शिफ्ट कर लें पहले फोर्स, क्योंकि एनएलएम है अभी, एनएलएम में एफ नेट 0 कर रहे हैं, एफ नेट 0 कर रहे हैं तो वी कैन शिफ्ट, है ना। तो पहले कंपोनेंट तोड़ लेते हैं ये, या फिर नहीं भी तोड़े तो यहीं पे लिख लेते हैं 37। तो अब 10 ये 10 cos 37 तो मतलब इधर आएगा 8 न्यूटन, इधर आएगा 6 न्यूटन, राइट। अब देखो तो मतलब ऊपर के साइड लग रहा है 16, तो ऊपर से नीचे के साइड लगना चाहिए 16 न्यूटन। एक इधर लग रहा है 8 तो एक इधर लगना चाहिए 8 न्यूटन। पहली बात तो ये एक फोर्स लगना चाहिए, है ना, एक 16 न्यूटन का एक 8 न्यूटन का, नहीं 5 नहीं, है ना, हाँ 5 नहीं बिल्कुल, है ना। तो पहले एक इधर 16 एक इधर 8 का ऐसा लगना चाहिए। पहला मुद्दा तो ये है ना कि ये कंपोनेंट तोड़ लिया तो ये फोर्स की वजह से, पर ये कहां लगना चाहिए, मेन पॉइंट ये कहां लगे, जहां लगना चाहिए उसके अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, उस पॉइंट के अबाउट क्या 0 होना चाहिए, टॉर्क, राइट। तो मैं मान लेता हूं कि कोई भी एक पॉइंट है जहां पे टॉर्क 0 है, वो ये वाला पॉइंट है, और वो इस वाले एज से x दूरी पे लग रहा है। ये पूरा फोर्स मान लेते हैं इस पॉइंट पे लग रहा है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है ये P पॉइंट। अब क्योंकि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स भी 0, हर पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स तो वैसे ही भाई निकाल सकते हैं, पॉइंट के अबाउट नहीं होता, पर सिस्टम पे नेट फोर्स 0, पर हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0। अब टॉर्क किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मान निकाल लेता हूं मैं बोलता हूं ये P पॉइंट है, इसके अबाउट टॉर्क 0 है, इसके अबाउट क्या 0 है, टॉर्क, है ना। काम करना शुरू करते हैं, देखो, है ना, अब आंसर लिखता हूं मैं, देखना ध्यान से, है ना। अगर ऐसी बातें हैं तो कुछ लिखूं मैं, टॉर्क अबाउट P shall be equal to 0। अगर ऐसा है तो 10 into x shall be equal to, ये 8 न्यूटन वाला ऐसे ही लग रहा है, इस पॉइंट पे ही लग रहा होगा 8 न्यूटन का, तो 8 न्यूटन इधर और ये P, तो इस पे कोई दूरी नहीं है, तुम समझो तो 8 न्यूटन एक्चुअली में ऐसे लग रहा होगा, तो ये इसी लाइन से पास हो रहा है, तो कोई टॉर्क ही नहीं है उसका, 8 न्यूटन का कोई टॉर्क नहीं है, 6 का बच गया, तो 6 10 में से x माइनस कर लिया होगी, वही दूरी होगी 10 माइनस x, राइट। अब कुछ है नहीं, है ना, काटा पीटी मचा लेते हैं, तो 5x इक्वल टू 30 माइनस 3x, 8x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू 30/8, 15/4, है ना, तो सही कर रहा हूं मैं सबसे 3
हाँ 3x बिल्कुल सही है ना। 30/8 तो ये आएगा अपना 4/15, मतलब 4 3 और फिर 3.75 मीटर। 3.75 मीटर की दूरी पे, तो 3.75 मीटर की दूरी पे एक 16 न्यूटन और एक 8 न्यूटन का फोर्स लगाना है। इन सबको जोड़ भी लें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। रिजल्टेंट जो आएगा वो 16 का स्क्वायर आएगा, तो 256। 16 का स्क्वायर, सही बोल रहा हूं ना, 256 है ना। 256 में 64 जोड़ लो, 8 का स्क्वायर, 256 प्लस 64 है ना, तो ये आएगा 260 और फिर में ये आएगा 320, तो रूट 320 आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड है रूट 320 न्यूटन एंड लोकेशन इज x की वैल्यू है 10 न्यूटन से कितना 3.75 मीटर। 16 न्यूटन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्यों नीचे की तरफ होना चाहिए ना यार। 10 और 6 ऊपर लेके जा रहा है तो 16 नीचे होना चाहिए ना। अरे 10 न्यूटन और 6 न्यूटन ऊपर लग रहा है तो 16 नीचे। हाँ ये दोनों ऊपर के साइड लग रहे हैं। अरे फोर्स, लोग कह रहे हैं कि सर अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट पे, मतलब हम किसी पॉइंट पे फोर्स लगा लें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए। डाउट वैलिड है ना। वैलिड डाउट ये है कि सर अगर हम हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है तो किसी भी पॉइंट पे लगा लें क्या फर्क पड़ता है, किसी पॉइंट पे अबाउट लगा लें तो क्या फर्क पड़ता है। पर लेकिन फर्क पड़ता है कैसे, मेरी बात समझना। मुझे हर पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट भी तो जीरो चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट तो जीरो होना ही चाहिए, पर इस पॉइंट के अबाउट भी चाहिए। और इसको उठा के अगर इधर ही लगा दिया ये पूरा का पूरा फोर्स, मान लो 16 और 8 का मैं इसी पॉइंट पे लगा लूं, तो इसका टॉर्क बैलेंस कौन करेगा? कोई नहीं, कोई है ही नहीं इसको टॉर्क बैलेंस करने वाला, इसीलिए मुझको लगाना पड़ेगा। मुझे कोई एक फिक्स पॉइंट होगा जहां पे ये फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो टॉर्क नहीं बैलेंस कर पाऊंगा मैं। चमक गई बात दिव्या? ओके है ना। एक और सवाल सुनो, एक और सवाल देता हूं, ऐसा ही है ना, ऐसा ही एक और सवाल देखो सर। एक बार तो अब टॉर्क का लोगों को फॉर्मूला ही नहीं पता भाई, है ना, पता नहीं क्या चल रहा है। टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, या आर एफ साइन थीटा, या फिर आर इनटू एफ परपेंडिकुलर। ज्यादातर हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टॉर्क इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, है ना। अगर ऐसी बातें हैं तो इधर 10 न्यूटन है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है x। टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, पहली बात तो टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाल रहा, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं तो 10 × x, है ना। अब इस पॉइंट से इसका फोर्स, इस वाले का कितना टॉर्क, इधर 8, तो 8 इसी के अलोंग लग रहा है, इसी के अलोंग लग रहा है, तो परपेंडिकुलर दूरी है ही नहीं इस फोर्स के डायरेक्शन से कुछ। पर 6 वाला ऊपर के साइड लग रहा है, तो इस पॉइंट पे 6 ऊपर लग रहा होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है 10 थी, ये वाला x, तो ये वाला 10 - x, तो 10 - x इंटू कितना लिखा 6। पर ये इस साइड घुमा रहा है, ये इधर घुमा, ये उल्टा घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो दोनों को इक्वेट कर लिया। आलोक, आलोक पक्का है ना, आ जाओ आगे बात करें। 8 उसी के अलोंग लग रहा है, इसीलिए नहीं लिखा है ना, 8 ऐसे ही लग रहा है, तो 8 के लिए परपेंडिकुलर दूरी है ही नहीं, उसी के अलोंग लग रहा है तो कुछ नहीं लिखा। आओ एक और सवाल करें, ऐसे ही ऐसे ही डिक्टो कॉपी पेस्ट, एक और सवाल ट्राई करो आंसर निकालने की। आओ सुनो, इधर देखो, बोला क्या, एक इधर ऐसे फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 10√2 न्यूटन का, और एक और इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, ये वाला एंगल है
37 डिग्री और ये वाला एंगल है 45 डिग्री। हाँ वैसे भी √2 देखते ही समझ में आना चाहिए कि 45 डिग्री का एंगल होगा। हाँ वो तो वैसे देख के समझ में आना चाहिए। और लेंथ है 10 मीटर। वापस सारा कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। किस में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। बोला गया फाइंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड फोर्स सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। फटाफट चलो। मैं बता दूं अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, ऑनलाइन क्लास में मालूम है कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, कितने बच्चे कोशिश ट्राई करते हैं। मैं नाम बताता हूँ, गर्वित, यशस्वी, हाँ इधर आलोक, दिव्या और मेघा, ये लोग हैं बस सिर्फ। हाँ बाकी लोग टाइम पास करने आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं। बाकी लोग आते हैं टाइम पास करते हैं चले जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ बाकी लोग सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही है। और वो लोग डबल मेहनत कर रहे हैं। अभी क्लास में सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बैठ के देखेंगे, 3 बार पढ़ेंगे बैठ के एक ही चीज। इतना समय है पूछो मत, समय ही समय है हमारे पास दुनिया में। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि गोलगप्पे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गोलगप्पे बनाना सीख रहे हैं लग रहा है मुझको ऐसे हम लोग। आंसर निकालो, कोशिश करो कुछ। पहले तो फोर्सेस से कंपोनेंट तोड़ लो, इतना तो कर लो। हाँ कंपोनेंट तोड़ लें तो ये वाला एंगल 37 होगा, 20 cos 37, तो मतलब इस साइड फोर्स आएगा 20 इंटू 4/5, मतलब ये आएगा अपने पास 16 न्यूटन, और इधर एक आ जाएगा अपने पास 12 न्यूटन। ये 10√2 है ना। इसको देखो तो ये वाला 45, तो एक इधर आएगा 10 न्यूटन, एक इधर आ जाएगा 10 न्यूटन। 10 cos 45, 10 sin 45 दोनों आ जाएगा, राइट। तो अब इधर 10 और 12 दोनों अपोजिट लग रहे हैं, ऊपर के साइड 2 बचेगा, तो उल्टा नीचे के साइड 2 लगाना चाहिए। इधर से नीचे 10 लग रहा है, ऊपर 12, तो बच जाएगा 2 न्यूटन। इधर 16 और इधर 10, मतलब इधर बच जाएगा 26 न्यूटन। यही तो बचेगा, है ना। तो पहली बात तो इनका रिजल्टेंट तो ये कुछ आ गया, ऐसे ही तो होगा, है ना। तो पहले ये तो आ जाएगा 26 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, आंसर ये तो आ गया। अब देखना है कहां पे बैलेंसिंग करनी है। तो मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है P, ये वाली दूरी मान लेते हैं x, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है। अब की बात 12 और 10 उड़ जाएंगे, क्योंकि 12 ऐसे लग रहा है, 10 ऐसे, 12 ऐसे लग रहा है, 10 ऐसे लग रहा है, तो 12 और 10 उड़ जाएंगे। इस पॉइंट, इस अलोंग दी लेंथ के परपेंडिकुलर वाला बचा 10। तो टॉर्क अबाउट P जब लिखूंगा मैं, शैल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना है कि नीचे वाले की 10 वाले की वजह से लग रहा होगा, इस 10 की वजह से। ये वाली दूरी है 10 माइनस एक्स, तो 10 इंटू 10 माइनस एक्स शैल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 माइनस एक्स शैल बी इक्वल टू 16 इंटू एक्स। काटा पीटी मचा लेंगे तो 50
माइनस 5x इज इक्वल टू 8x, तो 50 इक्वल टू 13x मतलब 50/13, 50/13 है ना x की वैल्यू, मतलब इस पोजीशन पे लगाना है इतनी वैल्यू। हाँ 680 बिल्कुल सही है, चमक गई बात है ना। तो नीचे से निकाला गया है ना 50/13, हाँ √680 बिल्कुल सही है ना। हाँ चलो, बट भाई ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही चल रहा है, mg होगा। देखो मतलब पहली बात लोगों ने बोला वर्टिकल है तो mg, पहली बात mg का तो कोई टॉर्क ही नहीं आएगा, अगर होता भी तो तब भी कोई mg का टॉर्क नहीं। मान लो यहां पे mg लग रहा होता तो mg लगता है एकदम सेंटर से पास होता हो जाता, तो नो टॉर्क। थोड़ा साइड से बनाया है क्योंकि भाई वो पॉइंट उधर ही ऐसा लाइन है ना, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग कर लेंगे तो दिखाई नहीं देगा, पर लेकिन लग तो ऐसे ही रहा होगा mg, तो कोई टॉर्क नहीं। और अगर m दे भी नहीं रखा है तो मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। सवाल में बैठ के m ना खोजे, है ना। बहुत बार सवाल में होता है कि जो हमें एज्यूम करना पड़ता है कि मास नहीं दे रखा है, मतलब भाई m का रोल नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सवाल है। डन। आओ एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल सुनो। अब देखो अगला सवाल क्या है वो समझना ध्यान से। कुछ वैरायटी अगर किसी ने एनसीईआरटी खोल के देखी हो तो ऐसा ही हो रहा है, एनसीईआरटी टाइप सवाल है ना, कि भाई एक इधर आया, एक इधर आके एक ऑब्जेक्ट लटका, मतलब इधर फोर्स लगाया उन्होंने एक फोर्स लगाया है ऐसे में, है ना। हमने बस एक ऑब्जेक्ट लटका दिया और कुछ नहीं है ना। मान लिया कि यहाँ पे 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है ना, ये अपना कोई एक डिस्क है जिसका r रेडियस है, r की वैल्यू है मान लेते हैं 2 मीटर, और मास की वैल्यू है मान लेते हैं 2 kg। ये है डिस्क, क्या है डिस्क, तुम समझो तो ये एक्चुअली में कुछ ऐसी बात है, वो कुएं में पानी निकालने वाला नहीं होता, वो बाल्टी है, बाल्टी, एक बाल्टी लटका दिया, ये एक पुली है हाँ। तो अब उसको छोड़ा तो नीचे जा रहा है, अब छोड़ा तो नीचे क्यों जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा ना, ऐसे गोल घूम के नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा क्यों, क्योंकि धरती माता है, तो धरती माता वो बाल्टी, खाली बाल्टी है, मतलब या कोई भी सामान है जो 10 किलो का है, बाल्टी इतनी भारी है, पानी वानी पहले से भर रखा है मान लो कुछ, 10 किलो का है, तो छोड़ दिया तो नीचे जा रहा है वो। अब जो नीचे जाएगा तो पहिया घूमेगा, तुम फील करो तो क्या घूमेगा, पहिया, मतलब ये नाचेगा है ना। तो बोला गया फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, है ना। डिस्क की एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है, मतलब अल्फा बतानी है, क्या बतानी है, अल्फा। चलो कोशिश करो। हाँ √680 आ रहा है, लोग उधर, अच्छा लोग तो अभी आ रहे हैं, ओके। हाँ आलोक √680 है ना पीछे वाले का आंसर। ये आलोक, ये सवाल क्या है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस 2 मीटर है, मास 2 kg है, इस सेंटर के अबाउट हिंज कर रखा है, उधर से एक रस्सी बांध के 10 kg का ऑब्जेक्ट लटका रखा है। तो अब ये नीचे जाएगा 10 kg, हाँ 10 kg नीचे आएगा तो पहिया घूमेगा, डिस्क घूमेगा, डिस्क घूमेगा, तो बोला गया फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, है ना। चलो एनसीईआरटी टाइप सवाल है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है, वहां पे एक 25 न्यूटन का कुछ शायद फोर्स लगाया गया है, जहां तक मुझे याद है 25 न्यूटन ही है, 25 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया है, अब की बार 10 kg का मास है ना, और कुछ नहीं है।
ओके कुछ लोग आंसर मुझको 5 बता रहे हैं, आंसर मुझको नहीं पता, अभी देखेंगे। 5 बता रहे हैं ना यार, 5 नहीं है, 5 गलत है। 5 एंगुलर एक्सेलरेशन गलत है, पक्का गलत है, डैम श्योर है। क्यों गलत है ये बता दूंगा मैं, आंसर मुझको नहीं बता रही, मैं बता दूंगा गलत क्यों है। 5 गलत है। √50 भी गलत है, √50 भी गलत लग रहा है। गलत ही है, गलत लग क्या रहा है, गलत ही है, पक्का गलत ही है 100%। क्यों गलत है ये सब जो वैल्यूज बताई जा रही है मैं बता दूंगा अभी जब सवाल को सॉल्व करता हूं। देखो आ जाओ, देखो इधर बोला गया इस वाले पे इधर टेंशन T लग रहा है ना, नीचे एक लग रहा होगा mg मतलब 100 न्यूटन। ये मान लो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है a एक्सीलरेशन से, अगर ये a से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी a से, ये वाला पॉइंट भी a से नीचे, 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 तो ये वाला पॉइंट जो जस्ट डिस्क के टच है वो भी a से नीचे। मतलब इस पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज a। अगर इस पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है तो ये ऐसे घूम रहा होगा। अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो मतलब AT इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू R। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई तो लोगों ने बोला 5 तो 5 इंटू 2 तो कितना हो गया 10। अब 10 तो हो ही नहीं सकती, 10 तब होती जब ये फ्री फॉल करता। इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भाई AT ही तो A है ना, लोग बता रहे हैं 5 2 10 है, और 10 मतलब ये तभी होती जब ये फ्री फॉल करता, ऐसे गिर जाता। तो अब जो √50 बता रहे हैं वो तो 7 से ज्यादा है, तो वैसी वैल्यू और ज्यादा है। तो ये दोनों वैल्यूज ही मैंने इंस्टेंटली गलत बोल दी, बिना आंसर पता हुए, बिना आंसर पता हुए मैंने एलिमिनेट कर लिया ऑप्शन। मैंने कहा ये तो पक्का ही गलत है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसी बात आई तो मैंने कहा पहले इस पे इक्वेशन लिख लेता हूं, नीचे जा रहा है तो ये वाला ज्यादा ये वाला कम, तो 100 - t इक्वल टू 10a। ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, 100 - t इक्वल टू कितना 10a है ना, पहली इक्वेशन। अगला इस वाले पॉइंट पे देखो टेंशन हर जगह लग रहा है, तो यहां पे भी एक टेंशन T लग रहा होगा, और इस T की वजह से ही घूम रहा होगा, वही टॉर्क दे रहा होगा। वही क्या दे रहा होगा, टॉर्क। इसको सेंटर में हिंज कर रखा है तो सेंटर पे mg लग रहा होगा, पर इस mg का कोई रोल नहीं क्योंकि ये कोई टॉर्क नहीं दे रहा। जिस पॉइंट पे हिंज है उसी पॉइंट पे mg लग रहा है। इसका भी mg लग रहा होगा, इस वाले का भी mg लग रहा होगा नीचे के साइड, पर इसका कोई रोल ही नहीं है ना। टेंशन ही घुमाएगा इसको, टॉर्क देगा, टेंशन ही टॉर्क देगा है ना। mg तो कोई टॉर्क ही नहीं दे पाएगा। और mg को वर्टिकल में कौन बैलेंस कर लेगा, हिंज फोर्स। एक हिंज फोर्स भी होता था, एक हिंज फोर्स इधर वर्टिकल में बैलेंस कर लेगा N1 फोर्स देके। तुम फील कर पा रहे हो, मैं एनालिसिस करनी है, मैंने सिर्फ आंसर ही नहीं निकालना है ना कि आंसर निकाल के खुश हो गया। हाँ तो हिंज फोर्स है, N1 तो उधर बैलेंस कर रहा होगा। पर हाँ अब टॉर्क देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू T इंटू R। ये फोर्स इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर दूरी R है इस पॉइंट से, टेंशन इधर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, R परपेंडिकुलर इंटू F तो T इंटू R, ये T है, इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा है ना। अच्छा इधर अल्फा एक I को लिख लेता हूं, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, तो इसको लिख लिया मैंने mr²/2 इंटू अल्फा, राइट। अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूं a/r, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो मतलब T इंटू R इज इक्वल टू mr/a/2, एक आर ने एक आर को भी मार दिया, तो T की वैल्यू आ गई यहां से ma/2। मर गए लोग भाई। टॉर्क इज RTR, फोर्स इंटू बाई फोर्स, टॉर्क की वजह से आएगा, टॉर्क की वजह से आएगा है ना, टॉर्क की वजह से आएगा। T इंटू R किया इक्वल टू I अल्फा, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इंटू कितना अल्फा, अल्फा की वैल्यू a/r, एक आर ने एक आर को मार दिया तो mr/a/2 आ गया, R ने R को मारा तो T की वैल्यू आ गई ma/2, T की वैल्यू ma/2 आ गई। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है, 100 माइनस मास है उसका कितना 2 kg, तो ये आएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a/2, 2 ने 2 को मार दिया तो a बच गया है ना, तो ये आ गया a इक्वल टू 10 है, तो मतलब 100 इक्वल टू 11 है,
तो a की वैल्यू आई 100/11। अगर a की वैल्यू 100/11 तो अल्फा इज a/r 100/11 इंटू 2, तो ये कटा तो यहाँ 50/11 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल है ना, 50/11 बिल्कुल सही बात है। चमक गई तुम लोग को बात। जो बुक में सवाल है वो थोड़ा सा आसान है। आसान कैसे बताऊं, वहां पे बोला है सीधे सीधे 25 न्यूटन लगाए, मतलब एक फोर्स लगा दिया 25 का, मतलब यहां पे टी की जगह एफ ही लग रहा है 25 न्यूटन। 25 इंटू आर, सीधे आर की वैल्यू दे रखी है 25 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, तो सीधे अल्फा आ जाएगा वहां से, तो अल्फा आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो निकालना है वो आ जाओ, तुरंत आ जाएगा उधर, तो और तुरंत आ जाएगा। यहां पे थोड़ा सा अच्छा सवाल किया, एक और ऑब्जेक्ट लगा के टेंशन डेवलप कर लिया। क्या डेवलप कर लिया? टेंशन। फील कर पा रहे हो मेरी 100%? हाँ, टेंशन की वैल्यू मुझको निकालनी पड़ी, राइट। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 10 kg अगर 2 मीटर नीचे गिर गया, कितना गिर गया? 2 मीटर नीचे। अगर 10 kg 2 मीटर नीचे गिर गया तो उस टाइम पे कितनी ओमेगा होगी इस डिस्क की, वो बता दो। अगर 10 kg 2 मीटर नीचे गिर गया तो उस टाइम पे डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी बता दो। चलो करो, अगले पार्ट में करो, ये तो फर्स्ट पार्ट है। गलत कैसे पता चला? अरे भाई अल्फा, लोगों ने बताया अल्फा की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 2 10 हो गया ना। ए की वैल्यू 10 है, तो 10 कैसे हो सकती है? क्योंकि फ्री फॉल करता तब 10 होता ना एक्सीलरेशन इसका। ऑब्जेक्ट को रस्सी से काट देता तो फ्री फॉल करता तो 10 होता। अब तो आंसर 10, अभी 10 बता रहे हैं लोग, तो पक्का गलत है मेगा, है ना? हाँ, और कुछ लोग तो रूट 50 बनाए थे, तो उनका तो वैसे ही गलत है, तो इसलिए गलत पता चल गया तुरंत। अगला सवाल लिखो सेकेंड पार्ट में, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क व्हेन 10 kg falls 2 meter. Find angular velocity of disk when 10 kg falls 2 meter. ओके, कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, चेक करते हैं। इसको हम ऐसे नहीं चेक कर सकते कि सही है कि गलत है। 25/11 और 10 दो आंसर आए, एक बता रहे हैं 25/11, एक बता रहे हैं 10, राइट। दो आंसर हैं, लेट्स चेक आउट। आ जाओ सुनो। पहली बार जब नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। कितनी घटी? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं भाई मैं, तो क्या लगा रहा हूं? वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो पोटेंशियल एनर्जी घट गई तो लिखा mgh, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 2, क्योंकि 2 मीटर फॉल किया है। दिस शैल बी इक्वल टू, इसकी रफ्तार भी आ गई होगी हाफ mv², इसकी रफ्तार होगी हाफ mv², है ना। तो वो देखो लिखता हूं मैं, हाफ इंटू 10 इंटू v² प्लस उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई होगी, नाचने लगा होगा ना गोल गोल, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2, तो 2 इंटू 4/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को लिख सकते हैं v/r, क्योंकि जो इस पॉइंट की वेलोसिटी वही इस पॉइंट की वेलोसिटी, और जो इस पॉइंट की वेलोसिटी वो होगी v इक्वल टू ओमेगा r, तो वो लिख लिया v²/r², मतलब 4। चमक रहा है क्या तुम लोगों को? एक लाइन में देखो, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं एक लाइन में, वापस बोल रहा हूं mgh, ये 2 मीटर नीचे गिरा तो जो एनर्जी का लॉस हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में चली गई। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो कितना लॉस हुआ? 10 m, g की वैल्यू भी कितना 10, और h कितना ड्रॉप हुआ 2 मीटर का, तो mgh 10 इंटू 10 इंटू 2 कर लिया, इक्वल टू इसकी रफ्तार आ गई होगी नीचे आते आते, रफ्तार आ गई तो हाफ mv², हाफ इंटू 10 इंटू v², ये घूमने भी लगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसके नीचे गिरने की वजह सब हो रहा है हाफ आई की वैल्यू mr²/2, मास की वैल्यू 2, r² 2 का 4, और फिर में अपॉन 2, ओमेगा की वैल्यू v/r पुट की तो v²/r²।
देन अब तो काटा पीटी मचा लूंगा पूरा का पूरा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 200, ये आ जाएगा 5v² प्लस 4 4 मर जाएंगे, 2 2 भी मर जाएंगे, तो v²/2 बचेगा। तो ये आ जाएगा 10 11 v²/2, तो ये उधर चला जाएगा 400/11 इंटू v का रूट में है ना, तो मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 20/√11 v। तो ओमेगा पूछा गया था, तो ओमेगा होता है v/r, है ना। v की वैल्यू है 20/√11, मतलब 20, ये 2 है तो 2 10/√11। अरे लोग तो कुछ और ही बता देते। हाँ 20√11, ये बात सही है बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। 20√11 आंसर फिल करो। समझ में आई बात की। हाउ टू कैलकुलेट, भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना था मुझको, सीधे लगा लिया मैंने, काम कर लिया, सीधे सीधे निकाल लिया। अब पहली बात, अल्फा A = अल्फा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये इससे बंधा हुआ था, जो इसकी एक्सेलरेशन वही सबकी एक्सेलरेशन, तो A = अल्फा है। V = ओमेगा r क्यों हुआ? क्योंकि जो V था वही ओमेगा था। क्या ये प्योर रोलिंग कर रहा है? भाई ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है। V = ओमेगा r लोग सोचते हैं और बोलते हैं कि सर प्योर रोलिंग थोड़ी कर रहा है, बोला ही नहीं किया प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग याद है, VCOM = ओमेगा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास = ओमेगा है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भाई साहब रेस्ट पे है, 0 पे है, हिंज कर रखा है उनको, पक्का 100% फील कर पाओ तुम लोग क्या हो रहा है। डन, चलो। हाँ अगली क्लास में 2 वैरायटी के और सवाल बच गए हमारे पास, है ना, 2 वैरायटी के और सवाल बच चुके हैं। फिर उसके बाद हम लेवल को अपलिफ्ट करेंगे, है ना। अब में 2 वैरायटी के और सवाल बच गए हैं, फिर हम इस लेवल को अपलिफ्ट करेंगे, थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। 2 या 3 वैरायटी अगली क्लास में मतलब खत्म कर देंगे। कल की क्लास में हम जो एक लेवल तक का हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लेवल 1 कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर लेवल 2 ऑफ रोटेशन में चलेंगे। हाँ लेवल 1 कंप्लीट कर चुके होंगे। हाँ सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तब भी यही आएगा भाई, थर्ड इक्वेशन में कैसे निकाल सकते हो ये चीज, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ऐसी बात नहीं आएगी, अगली क्लास में बता दूंगा मैं, है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निकाल सकते हैं पर लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लेवल है इसमें? इसमें सिर्फ 3 लेवल है, ओनली 3 लेवल्स। नीट वालों के लिए सिर्फ 2 लेवल है ना, और एडवांस वालों के लिए 3 लेवल है। नीट जेईई मेन वालों के लिए 2 लेवल, एडवांस वालों के लिए 3 लेवल, ठीक है। तो हम लेवल 1 पे हैं, लेवल 1 कल कंप्लीट कर लेंगे। सर इस वाले क्वेश्चन में मैंने हाफ mv² नहीं लगाया, तो गलत किया ना, तभी तो ये तो लगाना है ना हाफ mv², इसकी भी तो एनर्जी आएगी। सर रोटेशन चैप्टर एनसीईआरटी लेवल का आता है क्या? अरे भाई एनसीईआरटी लेवल का तो पूरा जेईई मेन और नीट आता है। एनसीईआरटी लेवल तो पूरा जेईई मेन और नीट है। एनटीए कहता है कि जेईई मेन और नीट एनसीईआरटी से ही आता है। मैंने भी यही किया है, बहुत बढ़िया है ना। mgh = हाफ आई ओमेगा² लगा दिया होगा तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलो चलो भाग जाओ, है ना, भाग जाओ। गुड बाय बाय बाय। अगली क्लास है।